हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राज स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम बहुत बड़े टॉपिक पे बात करेंगे। जो हिस्ट्री है उसका जो है टॉप 10 सब्जेक्टिव उस पे बात करेंगे ना। वीवीआई जो एग्जाम में आने की जो है लगभग जो है पूरा संभावना है। तो चलिए वीडियो में आते हैं और पहले प्रश्न पे हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों का, कह रहा है इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना क्यों महत्वपूर्ण है। जो इतिहास लेखन है उसमें जो है अभिलेखों का होना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, करा इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना अति महत्वपूर्ण है। यानी कि इतिहास के लेखन की अगर बात किया जाए तो उसमें अभिलेखों का होना जो है अभिलेखों का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है ना। उसके बाद देखिए, करा है क्योंकि इससे हमें क्या होता है, हमें प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, राजा महाराजा, खान पान के बारे में जानकारी मिलती है। आप लोग समझ रहे होंगे, जो इतिहास से ही हमको क्या, जैसे मान लीजिए जो 100 साल पहले या 500 साल पहले, 5000 साल पहले क्या हो रहा था, उससे तो हम अभिलेख से ही ना पता चलता है। जो यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चलता था, यहाँ पे अशोक का शासन चलता था, ये किससे पता चलता है? अभिलेख से तो पता चलता है। उस समय का संस्कृति कैसा हो सकता था, सभ्यता कैसा रहा होगा, वहाँ का जो रीति रिवाज होगा, परंपरा क्या होगा, ये सब जो है हमको किससे पता चलता है? तो अभिलेख से पता चलता है। इसलिए जो है इतिहास लेखन में जो है दोस्तों, जो एक तरह से हम कह सकते हैं अभिलेख का जो है होना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिए, आगे हम यहाँ तक बता दिए हैं। अतः इसलिए लेखन में अभिलेखों का होना अति महत्वपूर्ण है। यानी कि इसलिए जो है इतिहास लेखन में जो है अभिलेख का होना जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्जाम में जो है सेम टू सेम लिखिएगा और याद करके जाइएगा, ताकि जो है एग्जाम में लिखने में सुविधा हो। चलिए आगे का प्रश्न ले लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम बहुत दमदार प्रश्न जो है तैयार किए हैं खास आप लोगों के लिए। जो है देखिए, 2 नंबर प्रश्न जो हम लिए हैं, कह रहा अकबरनामा क्या है। तो अकबरनामा क्या है, इस पे जो ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो अकबरनामा क्या है बताइए, अकबरनामा के बारे में कुछ जानते हैं तो लिखिए। तो चलिए आज हम बताइए देते हैं जो अकबरनामा है क्या। देखिए, कह रहा अकबरनामा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अकबर की कहानी। यानी कि अकबरनामा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, अकबर की कहानी होता है, जिसकी रचना कवि अब्दुल फजल ने किया था। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो अकबरनामा की रचना कौन किया, तो अब्दुल फजल ने किया था। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है जो अकबरनामा की रचना कौन किया, तो अब्दुल फजल ने। अगर पूछेगा जो बाबरनामा की रचना कौन किया, तो बाबरनामा की रचना जो है बाबर ने स्वयं किया था। देखिए, करा इस पुस्तक के माध्यम से अकबर के जन्म से पहले, यानी कि अगर हम अकबरनामा पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में जो है अकबर के जन्म से पहले, यानी कि अकबर के जन्म से पहले और अकबर के शासन काल तक का सभी बातों की जानकारी जो है इससे हमको प्राप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग जो है अकबरनामा के बारे में जो है लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं, आगे का जो प्रश्न है आप लोगों का उस पे बात करते हैं आगे। देखिए, आगे का प्रश्न हम इधर जो है ले लिए हैं, इधर हम सेट किए हुए हैं। चलिए, आगे का जो प्रश्न है आप लोगों का वो है हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है जो हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, उस पर जो है कुछ बताइए। ठीक है, देखिए, कर हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का अगर बात करें तो वहाँ के जो लोग थे उनको लिपि का जो है बहुत बड़ा ज्ञान था। ठीक है, जिससे वे चित्रों तथा चिन्हों द्वारा दर्शाते थे। यानी कि वो लोग किसके द्वारा लिपि को दर्शाते थे, चित्र और चिन्ह के द्वारा दर्शाते थे। आगे देख लिए, कर अर्थात हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बात अगर किया जाए तो कैसा था, चित्रात्मक था। क्या था, चित्रात्मक। कह रहा है इनके लिपि के बारे में 64 मूल चिन्ह थी। कितना, 64 दोस्तों याद रखिएगा। लिपि के कितना मूल चिन्ह था, 64 था।
और कुल वर्णों की संख्या कितना था, 400 थी। कितना, 400। यानी कि अगर हम वर्ण की बात किया जाए तो 400 था। अभी तक विद्वान लोग इस लिपि को पढ़ने में असमर्थ रहे हैं। जो भी विद्वान है, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लिपि है उसको अभी के विद्वान जो है फिलहाल उसको पढ़ने में असमर्थ है। आगे कहीं संभावना बन सकता है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है लगभग ये प्रश्न जो है समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट मारिए और याद कर लीजिए, फटाक से अपने कॉपी में नोट कीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे का जो प्रश्न है आप लोगों का, आगे का प्रश्न हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है बात करेंगे इस पे। देखिए आगे का प्रश्न कह रहा है आप लोगों को, जो अलब रूनी, क्या नाम है इसका, अलब रूनी द्वारा बताई गई महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाले। यानी कि अलब रूनी जो महिला की स्थिति बताई थी उस पर जो है प्रकाश डालना है, उसके बारे में कुछ बताना है। तो इसका आंसर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे क्या, देखिए कह रहा अलब रूनी 11वीं सदी में भारत आने वाला विदेशी था। यानी कि 11वीं सदी के बात अगर करें, ठीक है, तो 11वीं सदी में अलब रूनी जो है भारत आया था, जो विदेशी यात्री था ना, उन्होंने अपनी यात्रा की वृत्तांत किताब उल हिंद में महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया। यानी कि वो जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, ठीक है, यात्रा वृत्तांत का, उसका जो यात्रा वृत्तांत था उसका क्या नाम था, उसका नाम था दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए, उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद, क्या नाम था, उल हिंद नाम था। क्या नाम था किताब का, उल हिंद में जो लिखा था, जो महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया तथा बताया कि बाल विवाह का प्रचलन था। यानी कि उस समय के बात कर रहा है, तो कह रहा है जो महिला के बारे में, जो उस समय जो है बाल विवाह का प्रचलन था, सती प्रथा जो उस समय नहीं थी, बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था। यानी कि बहुपत्नी विवाह मतलब एक से अधिक जो है लोग पत्नी रख सकते थे। चले, देवदासी तथा वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी। यानी कि उस समय जो है देवदासी और वेश्यावृत्ति की प्रथा जो है, इस सब का प्रचलन जो है थोड़ा ज्यादा था। देखिए इससे यह स्पष्ट होता है कि, आगे देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय के भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। अगर हम इसके विचार से माने तो उस समय की जो भारतीय महिला थी, भारतीय समाज की जो महिला थी, उसकी स्थिति जो है अच्छी नहीं थी। तो इस प्रकार आप लोग जो है इस प्रश्न का जो है आंसर लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे के प्रश्न जो है हम इस पे बात करते हैं। चले आगे का प्रश्न हम ले लिए हैं। आगे का प्रश्न है आप लोगों का, आप लोग इधर देख सकते हैं आगे का प्रश्न क्या कर रहा है। चलिए एक मिनट, हाँ चलिए इधर हम रेडी कर दिए हैं। देखिए आगे का प्रश्न कर रहा है, अकबर के नवरत्न का नाम लिखे। अकबर का जो नवरत्न था उसका नाम लिखना है। तो अकबर का नवरत्न कौन कौन था उस पे बात करेंगे। देख लीजिए, पहले हम इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे, बात करेंगे इस पे। कह रहे अकबर पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। अकबर जो है पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी जो है कला एवं साहित्य का जो है महान संरक्षक था। अकबर के दरबार में जो है विद्याओं के विशेष, ठीक है, विशेषज्ञ रहते थे। यानी कि अकबर के दरबार में जो है अगर विद्वानों, बहुत सारा विद्वान जो है रहता था, विद्याओं के विशेषज्ञ रहता था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो अकबर के दरबार में जो भी विद्वान रहता था उसी को हम क्या कहते हैं, अकबर के नवरत्न कहते हैं ना। अकबर के नवरत्न निम्न थे। अब अकबर के नवरत्न कौन कौन था उस पर बात कर लेते हैं। देखिए पहला था अब्दुल रहीम खान खाना, क्या नाम था इसका, अब्दुल रहीम खान खाना। दूसर का जो था हकीम हुमाम, क्या नाम था दूसर का, हकीम हुमाम। तीसर का था मुल्ला दो प्याजा, क्या नाम था इसका, मुल्ला दो प्याजा। चौथा था अबुल फजल, पीछे बात किए हैं इस पे। पांचवा जो था उसका नाम था फैजी। छठा था तानसेन। सातवां था राजा मानसी, क्या नाम था इसका, राजा मानसी। और आठवां जो था बीरबल था, कौन था, बीरबल। और नौवां जो था राजा टोडरमल, क्या नाम था इसका, राजा टोडरमल। तो इस प्रकार जो है आप जो है इधर जो है इसका नवरत्न के नाम जो है देख लिए हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे का प्रश्न जो है इसका स्क्रीनशॉट पहले आप लोग अच्छा से ले लीजिए, हम पूरा जो है आप लोगों को दिखा देते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न क्या कर रहा है उस पर बात करेंगे। कर हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे प्रश्न जो है थोड़ा बढ़िया प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा धीरे बात करेंगे इस पे हम। देखिए, करा हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया था। बात समझ में आया ना? यानी कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है लोग क्या किया, जो औजार बनाने के लिए तांबा और टीन दोनों धातु के मिश्रण का उपयोग किया। ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को जो है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य धातु का जो उपयोग किया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का प्रश्न जो है उस पर हम बात करेंगे। अब आगे का प्रश्न हम इधर ले लेते हैं। चलिए, आगे का प्रश्न है आप लोगों का, गोपुरम क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार जो एग्जाम में पूछा गया है। गोपुरम आखिर है क्या? तो देखिए, गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते हैं, यानी कि मंदिर का जो गेट होता है, गेट, उसी को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है ना। विजयनगर के शासकों ने अपने विजय या अन्य उपलब्धियों के अवसर पर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया। यानी कि जो भी शासक रहता था विजयनगर का, वो क्या किया, वो कोई उपलब्धि प्राप्त कर लिया या फिर कोई युद्ध जीत के आया, उसके अवसर पे, ठीक है, खुशी से जो है बड़े बड़े मंदिर का जो है, बड़े बड़े मंदिर का क्या करवाता था? निर्माण करवाता था। और तथा देखिए क्या कर रहा है, तथा अपनी ताकत को दिखाने के लिए मंदिर के द्वार को बहुत ऊंचा बनाया। ठीक है, जो अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करता था, वो सब मंदिर का जो दीवार रहता था, उसका जो दीवार था, जो मेन गेट था, उसको बहुत ऊंचा बनाता था ना, जिसे क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोगों को, जो गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध किससे रहेगा दोस्तों? मंदिर से रहेगा, याद रखिएगा आप लोग, मंदिर से। चलिए, आगे का प्रश्न पर हम बात कर लेते हैं। आगे का जो प्रश्न है आप लोगों का, थोड़ा ज्यादा भाग रहा है ना, चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है इधर, जो फ्रांसीसी बुकनान कौन था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रांसीसी बुकनान कौन था? तो फ्रांसीसी बुकनान जो था 1794 में भारत की यात्रा पर आने वाला चिकित्सक था। क्या था? चिकित्सक था। भारत की यात्रा पर कब आया? 1794। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना, जो फ्रांसीसी बुकनान जो है भारत कब आया? तो 1794 में ना, 1794 में भारत की यात्रा पर आने वाला चिकित्सक था। आगे देखिए, उन्होंने अपने कोलकाता प्रवास के दौरान अलीपुर में एक चिड़ियाघर की स्थापना किया। यानी कि जब वो कोलकाता में रहता था तो अलीपुर में जो है चिड़ियाघर की स्थापना किया। इन्होंने बंगाल सरकार के अनुरोध पर क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार वाली भूमि का सर्वेक्षण भी किया, तथा 1815 ईस्वी में क्या हुआ, उनको जो है कोई बीमारी हो गया, तो बीमारी के कारण जो है अपने देश जो है चले गए। तो इस प्रकार आप लोग जो है इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम में जो है गर्दा छुड़ा के आइएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके याद जरूर कीजिएगा, और हम तो समझा ही दिए हैं। देखिए, आगे का प्रश्न हम ले लिए हैं इधर। अंतिम 2 प्रश्न हम बता रहे हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए एकदम। देखिए, आगे का जो प्रश्न है, करा अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है? तो अभिलेख का जो क्या महत्व है, अभिलेख से अभिलेख आखिर होता क्या है, इस पे हम जरा बात कर लेते हैं। देखिए, अभिलेख उसे कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। यानी कि अभिलेख हम उसको कहते हैं जो पत्थर धातु हो या फिर मिट्टी का जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं जो कठोर सतह से जो है खुदा होता है ना। अभिलेखों में इनकी निर्माण के तिथि भी खुदी होती है। यानी कि अभिलेख जो होता है उसमें उसका जो अभिलेख कब लिखा है, अभिलेख जो है कब बना है, उसका निर्माण का तिथि लिखा रहता है, तथा जिन पर तिथि नहीं होती उनका काल निर्धारण लेखन की शैली के आधार पर किया जाता है। यानी कि जिसका समय नहीं लिखा रहता है उसका जो काल का निर्धारण जो है निर्धारण लेखन शैली के आधार पे किया जा सकता है, लेखन शैली के आधार पर जो है किया जाता है ना। चलिए, भारत में प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। कौन भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में। कौन बनवाया था? जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो आप इधर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कीजिए जम के, और नहीं हो सकता है तो वीडियो को पीछे करके जरूर देखिए एक बार।
चलिए आगे का जो प्रश्न हम लिए हैं उस पे बात कर लेते हैं जरा। आगे का प्रश्न है आप लोगों का जो प्रश्न है आगे का, उस पे बात करेंगे। थोड़ा ये जो है सीधा कर देते हैं। हाँ देखिए, करा है कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप लोग जो है कलिंग युद्ध का अशोक पर जो प्रभाव पड़ा उस पे बात करिए, थोड़ा हमारे साथ बने रहिए, हम बताते हैं जो कलिंग युद्ध का जो प्रभाव जो है अशोक पर क्या क्या पड़ा। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो कलिंग युद्ध का अशोक पर जो है निम्न प्रभाव पड़ा। अब क्या क्या प्रभाव पड़ा उस पे बात कर लेते हैं। पहला जो प्रभाव पड़ा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यानी कि जैसे ही कलिंग युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, अशोक जो है कसम खा लिया अब जो है हम शस्त्र नहीं उठाएंगे एकदम। आगे देखिए आगे क्या होता है, कह कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कलिंग युद्ध के बाद ये अशोक क्या किया, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना, जो कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक कौन सा धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म अपना लिया। चलिए आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध का प्रभाव अशोक पर इतना ज्यादा पड़ा कि उन्होंने लोगों को सेवा करना आरंभ कर दिया। यानी कि एक तरफ से कलिंग युद्ध का जो प्रभाव था अशोक के ऊपर इतना ज्यादा पड़ा कि लोग जो है अपना युद्ध राजपाट सब छोड़ के और लोगों की सेवा में जो है चला गया। चले आगे 4 नंबर देखते हैं। इस युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का पुजारी बन गया। इस युद्ध के बाद अशोक क्या हुआ, अहिंसा का पुजारी बन गया था। इस प्रकार आप लोग जो है इसका भी स्क्रीनशॉट जो है दोनों प्रश्न का एक बार फिर से लीजिए और जो है याद कीजिए, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो जो है हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी खराबी आपको महसूस हो रही होगी वीडियो देखने में, हमको एक बार कमेंट में जरूर बताएं, और बढ़िया लगा होगा तो वो भी रिस्पॉन्स जरूर दें। धन्यवाद, थैंक यू।